हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, ग्रेविटेशन। इसमें हम देखेंगे ग्रेविटी कैसे काम करती है, एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, मून अर्थ से दूर क्यों नहीं जाता, प्लैनेट स्पेस में कैसे मूव करते हैं और एक इनविजिबल फोर्स पूरा यूनिवर्स कैसे कंट्रोल करता है। सो इमेजिन करो, अगर सडनली ग्रेविटी डिसअपियर हो जाए तो हम सब हवा में फ्लोट करने लगेंगे, कार्स रोड से ऊपर उठ जाएगी, ओशन का सारा पानी स्पेस में चला जाएगा और मून अर्थ को छोड़कर स्पेस में डिसअपियर हो जाएगी। क्रेजी लग रहा है ना? लेकिन इस इनविजिबल फोर्स को आज हम डिटेल में समझेंगे। चलो अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक साइंटिस्ट थे जो ट्री के नीचे बैठे थे। उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सडनली एक एप्पल ट्री से टूटकर नीचे गिरता है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, एप्पल उठाकर खा लेते, लेकिन न्यूटन ने एक बहुत पावरफुल क्वेश्चन पूछा। एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, साइड में क्यों नहीं चला गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया? यही क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर की स्टार्टिंग है। न्यूटन ने बहुत ऑब्जर्व करने के बाद समझा अर्थ एप्पल को अपनी तरफ पुल करता है, यानी अर्थ के अंदर एक इनविजिबल पुलिंग फोर्स है। इसी पुलिंग फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन। Gravitation is a force by which every object attract every other object toward itself. सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यूनिवर्स की हर ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हो, अर्थ भी आपको अट्रैक्ट करती है, लेकिन अर्थ बहुत ह्यूज है, इसलिए उसका अट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरते, नीचे से नहीं, ऊपर से नीचे ही क्यों गिरते? बिकॉज अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से एप्पल नीचे गिरता है, मोबाइल नीचे गिरता है, पेन नीचे गिरता है, पेंसिल नीचे गिरता है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे ही गिरती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या अर्थ मून को भी अट्रैक्ट करती होगी? तो इसका आंसर है यस। अर्थ और मून के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है तो मून अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाता? ये समझने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स एंड मोशन। अभी फोर्स का मतलब क्या होता है? पुश और पुल ऑब्जेक्ट। फोर्स इज अ नेसेसरी टू चेंज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स का मतलब क्या? किसी भी चीज़ को अपनी तरफ पुश करना या फिर पुल करना। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जैसे कि समझते भी सर्कुलर मोशन। अब इमेजिन करो, आप एक स्टोन को स्ट्रिंग से बांधकर सर्कल में घुमा रहे हो। क्या नोटिस करोगे? स्टोन कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अगर फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे राउंड यानी सर्कुलर पाथ में से सर्कुलर मूव करता है तो उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब क्वेश्चन है, स्टोन को सर्कल में कौन मेंटेन कर रहा है? स्टोन को सर्कल में कौन मेंटेन करता है? तो कौन कर रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्टोन को कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ पुल कर रही है। सेंटर की तरफ एक्ट करने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ सेंट्रल स्टिकिंग फोर्स दैट कीप ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स किसने अप्लाई किया? स्ट्रिंग ने। स्टोन एक्चुअली स्ट्रेट भागना चाहता है, बट स्ट्रिंग उसको कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ खींच रही है। इसी वजह से स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब इमेजिन करो, सडनली स्ट्रिंग टूट जाए तो क्या होगा? स्टोन इंस्टेंटली स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करेगा, बिकॉज सेंट्रल की तरफ जो फोर्स सडनली डिसअपियर हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी स्ट्रेट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट।
इसी स्ट्रेट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अब मून को समझो, मून भी कंटिन्यूसली मूव करता है और अर्थ उसको कंटिन्यूसली अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। इसी वजह से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। बिल्कुल सेम वे में सन प्लैनेट को अट्रैक्ट करते हैं और प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के माइंड में एक क्वेश्चन था, प्लैनेट्स एग्जैक्टली किस शेप में मूव करते हैं, उनकी स्पीड कब फास्ट कब स्लो होती है। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, इसी मिस्ट्री को सॉल्व किसने किया? केपलर ने। केपलर ने प्लैनेट्स की प्लैनेट्स के मूवमेंट को डीपली ऑब्जर्व किया और उन्होंने दिए 3 इम्पॉर्टेंट लॉज जिन्हें हम बोलते हैं केपलर्स लॉ। लेकिन ये समझने से पहले इलिप्स समझना बहुत ज़रूरी है। इलिप्स एक स्ट्रेच सर्कल जैसा शेप होता है। अभी किसी भी सर्कल को ऐसा स्ट्रेच करो ना, तो जो शेप बनता है उसे क्या बोलते हैं? इलिप्स। इलिप्स के अंदर 2 स्पेशल पॉइंट होते हैं। इलिप्स यानी क्या? अंडे जैसा आकार, और इसके अंदर होते हैं 2 स्पेशल पॉइंट जिन्हें बोलते हैं फोकाई। उन्हें क्या बोलते हैं? फोकाई। अब आता है फर्स्ट लॉ। प्लैनेट का ऑर्बिट इलिप्स होता है और सन इलिप्स के एक फोकस पे होता है। प्लैनेट का ऑर्बिट कैसे होता है? इलिप्स होता है और सन इलिप्स के एक फोकस पे होता है। अर्लियर पीपल सोचते थे प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल में मूव करते हैं, बट केपलर ने प्रूव किया ऑर्बिट परफेक्ट सर्कल नहीं होता, ऑर्बिट इलिप्टिकल होते हैं। अभी सन एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होता, वो इलिप्स के एक फोकस पर होता है। इसी वजह से प्लैनेट कभी सन के पास होता है और कभी सन से दूर। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, प्लैनेट्स की स्पीड ऑलवेज सेम नहीं होती। ये समझेंगे हम सेकेंड लॉ में। द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिंगल लैंग्वेज में समझे तो प्लैनेट जब सन के पास होता है तो फास्ट मूव करता है और जब सन से दूर होता है तो स्लो मूव करता है, बिकॉज नियर पोजीशन पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो समझने के लिए याद रखते हैं, स्ट्रांग पुल मोर फोर्स, स्ट्रांग पुल मोर स्पीड। सन अगर नियर है तो स्पीड कैसे होगी प्लैनेट की? फास्ट। अगर सन दूर है तो स्पीड कैसे होगी प्लैनेट की? स्लो। अभी समझते हैं थर्ड लॉ। अब केपलर्स ने एक और अमेजिंग रिलेशनशिप डिस्कवर्ड किया था। प्लैनेट का रिवॉल्यूशन टाइम और सन से डिस्टेंट एक मैथमेटिकल रिलेशन फॉलो करता है। यहाँ पे समझते हैं रिलेशन। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट ऑफ अ सन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टी दिया है वो होता है टाइम पीरियड, यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। एक प्लैनेट को सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। और आर यानी एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अ सन। आर मीन्स सन से कितना दूर है वो, और के यहाँ पे दिया गया है उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब प्लैनेट जितना ज़्यादा सन से दूर होगा उसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल, मर्क्यूरी सन के पास है इसलिए फास्ट रिवॉल्व करता है। नेपच्यून बहुत दूर है इसलिए स्लो रिवॉल्व करता है। समझ में आया? मीन्स जितना टाइम सन को इधर एक रिवॉल्यूशन के लगता है उसका स्क्वायर लेंगे और जितना डिस्टेंस है उसका क्यूब लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें कांस्टेंट में मिलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड और थर्ड लॉ को टुगेदर क्यों स्टडी करते हैं? सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करता है प्लैनेट्स फास्ट या स्लो कब मूव करता है। थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है प्लैनेट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। फिर से एक बार समझते हैं, सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करता है प्लैनेट फास्ट या स्लो कब मूव करता है। थर्ड लॉ हमें बताता है
प्लैनेट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। सो दोनों लॉज मिलकर प्लैनेटरी मोशन का कंप्लीट पिक्चर देते हैं। अभी नियर प्लैनेट्स फास्टर प्लस लेस टाइम। फार मीन्स दूर वाले प्लैनेट स्लो मूव करेंगे और उन्हें ज़्यादा लगेगा मोर टाइम। चलो फटाफट क्विकली रिवाइज करते हैं। ग्रेविटेशन क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। अर्थ ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ पुल करती है। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। फोर्स रिमूव हुआ तो ऑब्जेक्ट टैंजेंट में मूव करेगा। प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। अगर प्लैनेट नियर सन है तो फास्ट मूव करेंगे, सन से दूर है तो स्लो मूव करेंगे। इस चैप्टर में हमने समझा ग्रेविटेशन क्या होते हैं, केपलर्स लॉ क्या होते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।